हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जर्नलिस्ट में। मैं हूं सौरभ अवस्थी और हम लोग इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। वो अपने लेक्चर 6 पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अगला चार्टर एक्ट देखेंगे इस लेक्चर में अपना, जो है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के चार्टर एक्ट को समझने से पहले हमें उस समय के कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझना बहुत जरूरी है। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800s की शुरुआत हो गई थी और यूरोप में नेपोलियन की जो पावर है उसमें बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। और नेपोलियन बोनापार्ट की पावर का राइज बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जो इंग्लिश बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलनी पड़ रही थी। अब वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, मतलब फर्दर ईस्टर्न यूरोप में ट्रेड करने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। उनके बिजनेसेस पे काफ़ी लॉस हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया की ट्रेड मोनोपोली थी। उसका ट्रेड तो बहुत बढ़िया चल रहा था, इंडिया तक, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ उसका ट्रेड काफ़ी अच्छा था। लेकिन अदर बिजनेसमैन और अदर ट्रेडर्स को जो ईस्ट यूरोप में अपना ट्रेड कर रहे थे तो उनको काफ़ी हार्डशिप झेलनी पड़ रही थी। तो उनने क्राउन से ये डिमांड रखी कि हमको भी अलाउ किया जाए इंडिया एंड चाइना ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर ट्रेड मोनोपोली है, उसे ख़त्म किया जाए और हमें भी अलाउ किया जाए। क्राउन ने उनकी बात को पार्शली मान लिया। तो पहला पॉइंट जो चार्टर एक्ट 1813 का जो पहला पॉइंट है, उसमें क्राउन ने क्या किया? क्राउन ने कहा कि आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है, जो कमर्शियल मोनोपोली है इंडिया में, उसे ख़त्म किया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले केवल उसी के पास पावर नहीं होगी इंडिया में ट्रेड करने की। अब अदर इंग्लिश कंपनीज, अदर इंग्लिश बिजनेसमैन भी आकर, ट्रेडर्स आकर इंडिया में ट्रेड कर सकेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली एंड कर दी गई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उनने कुछ एक्सेप्शंस भी रखे। क्या एक्सेप्शन था? कि जो टी का ट्रेड है, जो चाय का ट्रेड है, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी। मतलब टी में कोई और इंग्लिश बिजनेसमैन या ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता है इंडिया में। एंड ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा है वो भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है। तो मोनोपोली एंड तो कर दी, लेकिन एक्सेप्शन दिया कि टी का ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रहेगा और चाइना के साथ जो ट्रेड रहेगा वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट चार्टर एक्ट 1813 का। अपने अगले पॉइंट पे गौर करते हैं। फाइनेंशियल ग्रांट्स फॉर रिन्यूअल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। अब क्राउन ने कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स देना शुरू किया इंडिया में कुछ डेवलपमेंट्स के लिए। और पहला हमें यहाँ पर प्रूफ मिलता है कि उनने पहला फाइनेंशियल ग्रांट दिया। कब दिया? चार्टर एक्ट 1813 में। किस चीज़ के लिए? इंडियन लिटरेचर के रिन्यूअल के लिए। इंडिया का जो लिटरेचर था उसको फिर से रिन्यू करने के लिए, उसकी ग्लोरी फिर से ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी ग्लोरी को फिर से वापस लाने के लिए उन्हें फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए। और साथ ही साथ साइंस के प्रमोशन की भी बात कही कि अब इंडिया में भी साइंस का प्रमोशन किया जाए। जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स आ रहे हैं, उनका प्रमोशन इंडिया में किया जाए। तो फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए गए चार्टर एक्ट 1813 में, जिससे इंडियन लिटरेचर को प्रमोट किया जा सके, रिन्यू किया जा सके और साइंस का भी प्रमोशन किया जा सके। तो ये होता है हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपीस का ग्रांट मिलता है। 1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी चार्टर एक्ट 1813 में प्रोविजन किया गया और 1 लाख रुपये का ग्रांट इंडिया को दिया गया, ब्रिटिश इंडिया को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू ब्रिटिश इंडिया। अभी तक जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो इंडिया आकर अपने रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकती थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया कि वो ब्रिटिश इंडिया आ सकती हैं और अपने रिलीजन को प्रीच कर सकती हैं।
आगे की बात करते हैं, रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब क्राउन ने ट्रेड के लिए इंडिया की तरफ भेजा था तो एक चार्टर बनाया था। चार्टर में एक्चुअली कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि ये रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे और ये टर्म्स रहेंगे आपके ट्रेड के। तो उस चार्टर को फिर से रिन्यू कर दिया गया अगले 20 साल के लिए, लेकिन जब 1813 में चार्टर को रिन्यू किया गया तो अब तक एक मेजर चेंज हो चुका था, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा है कि उनकी इंडिया में ट्रेड मोनोपोली का एंड कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 में यही 5 पॉइंट्स निकल कर आए। हमने थोड़ा हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखा कि 1813 में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसका ये ऐसे पॉइंट्स क्यों निकल कर आए, क्या कॉजेस थे। तो हमने पढ़ा नेपोलियन का राइज था और उसके बाद नेपोलियन के राइज होने की वजह से कॉन्टिनेंटल सिस्टम हो चुका था, जिसकी वजह से ईस्ट यूरोप में अदर बिजनेसमैन का ट्रेड काफ़ी सफ़र कर रहा था। तो उनने क्राउन से डिमांड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म करी जाए। क्राउन ने वैसा ही किया, कुछ एक्सेप्शंस भी रखे। पॉइंट नंबर 2 पे हमने देखा कि अब फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए गए। फाइनेंशियल ग्रांट्स इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, साइंस का प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि 1 लाख रुपये का ग्रांट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिया गया इंडिया में। पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ करी गई कि वो ब्रिटिश इंडिया में आ सकती हैं और अपने रिलीजन को प्रीच कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5 हमने ध्यान दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को फिर से अगले 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। इस लेक्चर में इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 7 में, और आगे के चार्टर एक्ट्स पर ध्यान देंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।